experiences. इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं. We'll discuss it as soon as we get to that. ठीक है? So there are a couple of concepts that I need to get clear before we begin that. Let's just take a look at that. ठीक है. तो दिस इज लाइक आई सेड कि अटेंशन, परसेप्शन, सेंसेशन से रिलेटेड ये चीजें हैं. बायोलॉजिकल बेसिस तो ऑलरेडी एक अलग चीज है, बट कुछ साइकोलॉजिकल इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, उस पर हम पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ठीक है. तो पहले तो मुझे इसको देख के बताइए, व्हाट इज दिस. चेयर. ओके. किसी को कुछ और लग रहा वुडन चेयर. है? बाकी सभी मुझे चैट में लिख के बताइए अगर आप माइक पे नहीं बता रहे, बट डू कंट्रीब्यूट. ओके. चेयर. ठीक है जी. ब्राउन वुडन चेयर. अच्छा, आप मुझे ये बताइए साथ ही साथ कि व्हाई, हाउ डू यू नो दैट इट्स अ चेयर, हाउ डू यू नो दैट इट्स वुडन. बस ब्राउन कलर का वुड वाला उसका है. और हम्म. चेयर इसमें क्योंकि मतलब बनी ऐसे है कि इस पे बंदा बैठ सकता है. ओके. अपीयरेंस और है. क्योंकि हम बचपन में इस तरह के चेयर्स में अपने स्कूल्स में बैठ चुके हैं तो इसलिए भी. ठीक है. स्ट्रक्चर से, अपीयरेंस से, और आपने देखा हुआ है, आपको पता है ये ऐसी चीजें हैं. टेक्सचर से. ओके. so you know that it's wood because again the material is familiar to you. कलर से आपको पता चल रहा है. you know what it is, right? तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, दिस इज नोन एज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि हम जब अपने आगे पीछे चीजों को परसीव करते हैं, तो वी नो व्हाट इट इज, या वी परसीव इट बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, बेस्ड ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो. इसी तरह से अब जैसे हम बहुत दफा ऐसे देखते हैं कि जब कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, दे क्रिएट सम यूनिक डिजाइन, कि वो पहली नजर में आपको पता ही नहीं चलता कि ये इन्होंने ये चीज बनाई है. अब वो क्यों पता नहीं चलता? बिकॉज इट इज वेरी यूनिक, इट इज समथिंग दैट इज नॉट ऑलरेडी इन योर, मतलब आपकी स्कीमाज में ऑलरेडी वो मौजूद नहीं है, आपकी नॉलेज में वो चीज ऑलरेडी है नहीं. दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग जब भी हम परसीव करते हैं, दो तरह की प्रोसेसिंग होती है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग व्हिच इज नोन एज टॉप डाउन. टॉप डाउन का मतलब हमें, हमारे पास फुल पिक्चर पहले से मौजूद है, और हम डायरेक्टली उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज है. तो वो इमेज या वो जो पिक्चर है या वो जो ऑब्जेक्ट है या एक्सपीरियंस, कोई भी चीज है, इट इज ऑलरेडी देयर, एंड we know what it is based on our prior experience, so we are able to perceive it automatically. On the other hand, अब अगर मैं for the next thing, if I show you different, um, a combination of different aspects, ठीक है, I want you to guess what I'm talking about. तो एक एक करके इनको देखिए, इन एलिमेंट्स को, और फिर मुझे गेस करके बताइए कि ये क्या चीज है जो ये दिखाने की कोशिश की जाती है. ठीक है. हियर आर द एलिमेंट्स. व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? इससे कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? नहीं नहीं, इंडिविजुअली नहीं, आपने इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके मुझे बताना है कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. बास्केटबॉल. ओके. मैच शेप अगेन नहीं, शेप के साथ नहीं, आप चारों चीजों को कंबाइन करें. कोई ऐसी चीज बताएं जिसमें ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हों. फुटबॉल. हम्म. ओके. अच्छा धीरज, फुटबॉल क्यों? मैम, एक तो ग्राउंड हम्म. और सर्कल से वही बॉल का ख्याल आया. ठीक है. और जो स्क्वायर्स हैं वो शायद फुटबॉल की से रिलेटेड हैं, ब्लैक एंड ठीक है. वाइट. ऐसी ओके. बात. और ऑल बाउंस. राइट. और बाउंस है. ओके. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज अ फुटबॉल.
क्योंकि जैसे उन्होंने भी एक्सप्लेन किया, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। जैसे सर्कल, सर्कल के ऊपर ये जो चेकर्ड पैटर्न है, ये फुटबॉल का पैटर्न होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर देयर इज अ बाउंस व्हिच मींस दिस इज द फीचर ऑफ द बॉल। एंड स्टेडियम है व्हिच अगेन इंडिकेट्स कि दिस इज समथिंग जो कि एक व्हिच इज अ स्पोर्ट, जो कि एक बड़े ग्राउंड पे खेला जा रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने, अगर ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा देती तो यू वुड हैव इजीली गेस्ड कि दिस इज अ फुटबॉल, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है। यहाँ पर हम बाइंड करके एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की या एक चीज को परसीव करने की कोशिश की है। एंड दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बॉटम अप प्रोसेसिंग हमारी उन चीजों में होती है जहां पर हम फ्रॉम द बॉटम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ बॉटम का मतलब ये कि हम उसके बेसिक से, उसके पुर्जों से, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। और ये हमें तब करने की जरूरत पड़ती है जब हम उस चीज से अनफेमिलियर। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे हम फेमिलियर नहीं हो, जो हमारे लिए न्यू होती है, तो हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को गेस करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, और फिर उसकी बेसिस पे एक नतीजा अखज करते हैं कि अच्छा शायद ये चीज है। तो वो हमारी बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं इसमें, के पास टॉप डाउन प्रोसेसिंग है एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग है। और टॉप डाउन का मतलब यू परसीव द होल थिंग इन इमीडिएटली, और बॉटम अप में आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसको डिफरेंट तरीकों से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, फिर कहीं जाके आप उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि इस तरह ले लें कि अगर आप कभी बाजार मार्केट जाते हैं एंड यू फाइंड समथिंग दैट इज वेरी अनयूजुअल, जो आपने कभी देखी नहीं है। जैसे अक्सर हमारे पास आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, राइट, फ्लावर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे ये कॉमन सी चीज ले लें, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, पॉटेड प्लांट्स होते हैं आर्टिफिशियल। आज जब देखते हैं कुछ इतने रियलिस्टिक लग रहे होते हैं कि आपको लग रहा होता है कि रियल है, फिर आप क्या करते हैं, आप जाके उसको टच करते हैं, आप उसको क्लोजली देखते हैं कि ये रियल है या प्लास्टिक है, और उसमें आपको फर्क पता है। ठीक है, कि रियल एक चीज होगी तो उसका टेक्सचर डिफरेंट है, प्लास्टिक का डिफरेंट है। अपीयरेंस वाइज कुछ चीजों में हमें लग रहा होता है कि नहीं, इसका कलर, इसमें शाइन बहुत ज्यादा है, इतना शाइन रियल में नहीं होता। या ये जो है बहुत ज्यादा ग्रीन है, इसका कलर बहुत ब्राइट है, इतना ब्राइट रियल में नहीं होता। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको आप जब जाके देख लेते हैं, आपने टेक्सचर देखा, आपने कोई और चीज देखी, तो यू कैन ऑटोमेटिकली देन गेस कि अच्छा ये रियल नहीं है, दिस इज एन आर्टिफिशियल प्लांट। तो ये जो आपकी प्रोसेसिंग है कि इनिशियल इंप्रेशन आपका जो भी है, लेकिन आपको उसको मजीद एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है टू कम टू अ कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो इन जनरल जब हम देखते हैं तो परसेप्शन इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग, क्योंकि आपने इंस्टेंटली परसीव कर लिया। ठीक है, सेंसेशन इज बॉटम अप प्रोसेसिंग, क्योंकि सेंसेशन आप डिफरेंट सेंसेस से फील करते हैं। ठीक है, तो आप, हमारे 5 सेंसेस हैं, जब हमारे सेंसेस इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक बॉटम अप प्रोसेसिंग चल रही है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जमा होती है और फिर हमारी परसेप्शन फॉर्म होती है। एंड दिस इज हाउ मतलब द प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्शन एंड सेंसेशन वर्क। आई होप इट इज क्लियर। अब हम आते हैं द फर्स्ट वीडियो दैट यू सॉ, अटेंशन की। ठीक है, तो उसमें से अब मुझे बताइए कि वो जो उसमें था कि ब्लैक गोरिल्ला, कितने लोगों ने उसको मिस कर दिया था, द ब्लैक गोरिल्ला? मैंने नहीं किया था मिस, और मेरे पूरे पॉइंट्स आए थे 15। ओके, यस ठीक मिस, है। मेरे भी 15 पूरे आए थे और मैंने गोरिल्ला को भी देखा था। ओके, अच्छा, एक ने मिस किया, और ठीक है, ऑल राइट। ओके, दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट। जैसे उसमें कौन कौन सा गोरिल्ला या सिर्फ वीडियो में था? मुझे तो नहीं नजर आया। उसको आप दोबारा देखें सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में। फिर मैं सही में देख पाऊंगा। ठीक है, सो दिस दिस वाज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंट, जैसे उसके शुरू में भी मेंशन था कि दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय डैनियल साइमंस एंड हिज कलीग, एंड दे वर द वंस हु स्टडीड सिलेक्टिव अटेंशन। बहुत डिटेल में उन्होंने काफी स्टडी किया था, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें। तो दैट एग्जैक्ट क्लिप, वो जो आप लोगों ने देखी, वही वाली वीडियो क्लिप उन्होंने वो पार्टिसिपेंट्स को दिखाई थी, ये देखने के लिए कि कितने लोग वो करते हैं। ठीक है, तो अब उस क्लिप में आप देखिए कि शुरू में इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपने ये देखना है कि व्हाइट
में जितने लोग हैं वो आपस में कितनी दफा बॉल्स पास कर रहे हैं. तो देन द होल पॉइंट ऑफ दैट इज कि देन यू फोकस ऑन वाइट. ठीक है, आप एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू नॉट अटेंड टू एनी अदर स्टिम्युलस. अब उसके बीच में जो गोरिल्ला आया था इन अ ब्लैक कॉस्ट्यूम, वो ब्लैक में इसलिए था कि यू वर आस्क्ड टू फोकस ऑन वाइट. तो जितने लोगों ने उसको मिस किया, अगेन कोई भी चीज जो है 100 रिमेम्बर एग्जैक्टली हाउ मच, पर आई थिंक उस वीडियो के एंड में शायद मेंशन्ड है कि almost 60% of the people did not see the gorilla because they were focused on the white. So this is just एक perceptual, एक जैसे अब ये कहें कि एक illusion है, एक trick. पहली चीज जब हम कहते हैं selective attention, so focusing on actual field में, आपके vision में पूरी वीडियो किसको किया, उस व्हाइट शर्ट वाले प्लेयर्स को किया. ये कहलाती है सिलेक्टिव अटेंशन. जब हम सिलेक्टिव अटेंशन कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली कुछ चीजों की तरफ हम इनअटेंटिव हो जाते हैं. तो जो बाकी की जो चीज है, मतलब इसको आप ये समझते हैं कि हम दूसरी तरह से देखें तो दैट इज सिलेक्टिव इन अटेंशन, या उसको इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं. ये जो टर्म है ये इसलिए यूज होती है कि जब हम किसी चीज की तरफ अटेंशन पे नहीं करते तो वी एंड अप बिकमिंग ब्लाइंडेड टू इट, हमें वो चीज नजर ही नहीं आती. तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दोज कि अगर आपने उस वीडियो में उस सेंटर में गोरिल्ला को नहीं देखा, इट मीन्स कि यू आर ब्लाइंड टू इट, यू डिड नॉट सी इट बिकॉज यू वर पेइंग अटेंशन टू समथिंग एल्स. yes exactly, during driving this is very dangerous. and ये इन्होंने मतलब specifically this is one of the implication कि हम when we are focused on one thing, specifically it happens a lot on the road, कि आप किसी एक बाइक वाले की तरफ या किसी एक गाड़ी की तरफ फोकस्ड होते हैं तो साइड से कोई और आता है या कुछ हो तो फिर आपकी अटेंशन उनकी तरफ नहीं होती, विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो है वो हर तरफ आपके सेंसेस कंप्लीटली अलर्ट रहें आप थ्रू आउट. ठीक है, तो यू शुडंट यू विच इज वाई ड्राइविंग के साथ साथ मोबाइल यूज करना या किसी और चीज को यूज करना हमेशा डिस्करेज किया, बल्कि मना किया जाता है. इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट अलाउड. और उसकी वजह यही है कि इफ यू आर फोकस्ड ऑन योर फोन यू विल मिस आउट डिटेल्स जो कि आपके सामने ही है. ठीक है, सो इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस इस चीज को कहते हैं. ठीक है, सो वेन एवर वी हैव वी वांट टू गेट ब्लाइंडेड टुवर्ड्स वन थिंग, मतलब हम एक तरफ सिलेक्टिव अटेंशन करते हैं तो दूसरी तरफ हमारी इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस हो जाती है बिकॉज वी हैवंट पेड अटेंशन टू इट. अब ये वाली जो चीज है दिस इज अ प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, हमारे साथ डेली लाइफ में होता है, बहुत ज्यादा होता है बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल परसेप्चुअल प्रोसेस. इसको यूज करते हैं मैजिशियंस इल्यूजन्स के लिए. ठीक है, तो आप देखें कि जो मैजिक ट्रिक्स होते हैं उसमें जो उनका फोकस होता है मोस्टली द मैजिशियन दे हैव एन असिस्टेंट. मोस्टली आप देखिए मैजिशियंस के जो है ना उनका जो पूरा स्टेज होता है उनके ट्रिक के आगे पीछे देयर आर लॉट ऑफ गिमिक्स, बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारा जो है ड्रामा होता है. तो उसमें क्या है कि हैंड मूवमेंट्स उनकी हैं, रुमाल होते हैं डिफरेंट कलर के, असिस्टेंट भी होती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस को क्रिएट करने के लिए होती हैं. कि अगर आपका फोकस असिस्टेंट पे है या उसकी हैंड मूवमेंट पे है, उसने अगर एक रुमाल ऊपर से उठाया हुआ है वो उसको वेव कर रहा है, तो यूर ऑब्वियसली यूर फोकस्ड ऑन दैट रुमाल. तो वो जो उसको ट्रिक करनी है वो दूसरे हाथ से नीचे से कर लेता है, अंडर द टेबल कर लेता है, पाँव से कर लेता है. तो जो उनकी ट्रिक्स है मोस्ट ऑफ द टाइम इनके इल्यूजन ऐसे ही क्रिएट होता है कि दे हैव सम ट्रिक हिडन जो वो मतलब बिल्कुल छुप कर रहे होते हैं. एंड बिकॉज यू आर सो फोकस्ड ऑन एवरीथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन टुवर्ड्स द ट्रिक, आपकी इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस हो जाती है. इसीलिए लाइक यू कांट एंजॉय अ मैजिक ट्रिक इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ट्रिक कहाँ है. अगर आप उसकी दूसरे हाथ को देखते रहेंगे, उसकी पोजीशन को देखेंगे, उसकी टेबल को देखेंगे कि कहीं से क्या कर रहा है, आप उस मैजिक ट्रिक को एंजॉय नहीं करेंगे बिकॉज नाउ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स. सो दैट्स नॉट द मतलब वही बात है कि जो आउटकम है एंटरटेनमेंट का वो है ये इसलिए कि यू डोंट एक्सपेक्ट इट, यू डोंट सी इट कमिंग, यू आर ब्लाइंड टू इट एंड देन समथिंग हैपेंस एंड देन यू एंजॉय. ठीक है, तो इसको परसेप्चुअल प्रोसेसेस को मैजिशियंस बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं बिकॉज दे यूज दीज कॉन्सेप्ट्स इन देयर ट्रिक्स. इसी से वो ट्रिक्स जनरेट करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. ठीक है, द सेकेंड वीडियो दैट यू सॉ वाज फॉर द डोर स्टडी. डोर स्टडी वाज अगेन अनदर स्टडी बाय द सेम जिन्होंने सिलेक्टिव अटेंशन को स्टडी किया था, डैनियल साइमंस और उसके कलीग ने. इन लोगों ने ये भी मजीद देखा सिलेक्टिव इनअटेंशन पे ही जब ये काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इवन देयर इज अ टाइम या देयर इज अ प्रोसेस जिसमें वी आर अनेबल टू
detect any change in the scenery. ठीक है, yes it was funny. ठीक है, so जो door study है, again that was like you must have heard in the video कि that was a participant from their study, and it happens in again in real life भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी से सिर्फ कुछ देर के लिए मिलें for some time, you won't notice even if the person has changed, like until and unless obviously there's a drastic change, but if somebody is dressed similarly या किसी की height build सब कुछ same है, so you're likely to not remember. या किसी से for example अगर आप एक दफा मिलके आते हैं for a small time, you might not remember what they were wearing. अगर वो कपड़े चेंज करके भी आ जाए शायद आप नोट ना करें, या वो कोई और छोटी सी चीज चेंज कर लें तो आप नोट नहीं करेंगे. और यही वाली चीज आप देखें कि जो तीसरी वीडियो थी हू डन इट वाली, उसके अंदर भी यही वाली चीज दिखाई गई थी कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सीनरी, यू मस्ट हैव नोटिस सम थिंग्स, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे सारी चीजें, जैसे उन्होंने उसमें बताया था कि देयर वर 21 चेंजेस इन द वीडियो, so I'm pretty sure nobody would be able to like detect all the 21 changes. You must have detected one or two, and sometimes you don't even detect any. तो मुझे उसके बारे में भी बताइए कि how like were you amazed by the changes कि इतनी सारी चीजें change हुई हैं क्या था? This I didn't see any change. जब बाद में तो मुझे पता चला अच्छा ये वाला सीन हो रहा है. ठीक है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चला. मैंने भी कुछ नहीं नोटिस किया था, मतलब एक भी चेंज नहीं नोटिस हुआ. राइट, तो अब वो क्या है कि इवन दो अगेन दैट इज इन योर परसेप्चुअल फील्ड, बट you're not paying attention to it because it's not significant. Change blindness हमारे लिए इसलिए होती है because that detail is not important to us. उसकी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है, इसलिए वो बस आई गई चीज हो गई. इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप किसी जगह जा रहे हैं टू चेक समथिंग, जैसे पजल्स वगैरह में के लिए अगर कोई पिक्चर दिखाई जाए तो उसमें ऑब्वियसली यू विल पे मोर अटेंशन. I was amazed that that person also changed. Yes, a lot of things changed. ठीक है, so each and everything, like even अगर हम कहें कि सब कुछ तो आप छोड़ दे, बट मैक्सिमम फोकस था ऑन द डिटेक्टिव, लाइक उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस था. ही वाज स्पीकिंग थ्रू आउट एंड ही चेंज्ड हिज कोट, एंड द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड द वीडियो इवन आई डिडंट नोटिस दैट कि उसका जो कोट है वो तक चेंज हो गया था. So even these like big changes which would apparently be like very great, but they're very insignificant. They don't matter to me. तो चेंज ब्लाइंडनेस भी एक ऐसी चीज है जो हमारी रेगुलर नॉर्मल लाइफ में होती है. हमें चीजें इस तरह से हम पिक नहीं करते बिकॉज उसमें भी फिर वही है, फर्स्ट स्टेप इज अटेंशन, कि वी हैवंट पेड अटेंशन टू इट, एंड बिकॉज वी हैवंट पेड अटेंशन टू इट, इवन इफ इट चेंजेस वी वोंट पिक द चेंज. ये दूसरी चीज है जो कि मैजिशियंस यूज करते हैं अगेन अपनी ट्रिक्स के लिए. एंड इसमें भी फिर जैसे जो कार्ड ट्रिक्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो जिससे आपको कार्ड पिक करना होता है या वो फिर गेस कर लेते हैं, इसमें यूजुअली चेंज ब्लाइंडनेस होती है. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक अवेलेबल ऑनलाइन इफ यू वांट टू सर्च फॉर इट. चेंज ब्लाइंडनेस कार्ड ट्रिक करके आप कुछ ढूंढिएगा ना, तो दे आर गोइंग टू शो यू अ ट्रिक लाइक दैट कि उसको कैसे किया जाए. तो again they're just using these perceptual concepts to entertain, बट उसके पीछे पूरी साइंस होती है. सो दिस इज व्हाट चेंज ब्लाइंडनेस इज, कि आप सीनरी में या लोगों में कोई चेंज नोट नहीं करते. ठीक है, और चेंज ब्लाइंडनेस के अलावा चॉइस ब्लाइंडनेस है, वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि जब आपको दो तीन चीजें प्रेजेंट की जाती हैं, इफ यू आर ब्लाइंडेड मतलब आपने देखा नहीं है उस चीज को, तो शायद आप उसको उस तरह से पिक नहीं कर या फ्लेवर नहीं बता सकेंगे. तो अगेन वेरी इसकी इम्प्लीकेशन सारी ये आपको हैंड आउट में मिल जाएंगे. ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारे पास है पॉप आउट का. एंड पॉप आउट मीन्स अगेन इट इज एज द टर्म सजेस्ट कि जब आप कोई चीज परसीव करते हैं समथिंग स्टैंड्स आउट. जैसे इस पिक्चर में यू कैन सी दैट द रेड इज पॉपिंग आउट. तो जब क्राउड में या जब भी एक देयर इज अ डेंस पॉपुलेशन किसी भी चीज की, वहां पर अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो बाकियों से हट के हो, डिफरेंट हो, तो वो पॉप आउट करता है. ठीक है, दैट इज द रीजन वाई आप यूनिवर्सिटी में कभी शरारे या गरारे पहन के नहीं आएंगे. बटरफ्लाइज इन अ कॉन्सेंट्रेटेड बाजार, यस यू डू, एंड स्पेशली द कलरफुल वन. ठीक है, तो हर जगह का ड्रेस कोड होता है, और अगर आप ड्रेस कोड से हट के करें तो यू बिकम नोटिसेबल बिकॉज यू पॉप आउट. इसी तरह से अगर शादी पे आप जा रहे हैं और वहां पर आपने बिल्कुल एक जीन्स टी शर्ट पहन ली है, अगेन यू विल पॉप आउट बिकॉज पीपल आर गोइंग टू नोटिस इट बिकॉज इट्स अनयूजुअल फॉर दैट सिचुएशन. So this is another thing. हमारे perception में we are very मतलब used to it, attuned to it कि हमारी attention specifically आप देखिए नोट करें. अगर यूनिवर्सिटी में कभी जब आप जाते थे एंड यू वुड नोटिस कि कोई लड़का अगर आपको नजर आ रहा है विद रियली लॉन्ग हेयर, अगेन आपकी अटेंशन उसकी तरफ एक दफा चली जाती है, थोड़ा सा वो स्टैंड आउट करता है.
Similarly, if somebody has a different kind of a feature, या different kind of clothing उसने अगर कोई इस तरह की है unusual किस्म की, colored hair as well, yes, मतलब especially with like some very bright colors, if you see like a bright pink head या bright blue color का कुछ है, तो वो आप you will instantly like it you will notice it. शायद वो बंदा भी आपको दोबारा से याद आए अगर आपने उसको दोबारा देखा. ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए हैं कि हमारे perceptual experiences में we notice things that are different from others. एंड इसीलिए आप देखें कि इवन जो सेलिब्रिटीज हैं, a lot of them, the ones that are famous for being weird, ठीक है, so that yes, or doing odd things, exactly, even that, बिल्कुल ये इसी तरह से. तो जो सेलिब्रिटीज की जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, हमें पता है कि क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह, who is Lady Gaga, बिल्कुल एग्जैक्टली. Lady Gaga is known for the weird dresses that she wears. उसकी costumes होते हैं, मतलब she has worn meat, she has worn मतलब ridiculous kind of things, बहुत high उसके heels, कोई पता नहीं 10 inch के heels होते हैं. She's like बहुत costume में उसके dresses होते हैं, but she always stands out. ठीक है, similarly like I was saying कि रणवीर सिंह है, I don't know, I always get confused. I think it's रणवीर सिंह. ठीक है, तो रणवीर सिंह का भी यही है कि he is known for his like wacko sense of dressing, कि वो बहुत ही अजीबोगरीब पजामा टाइप के कपड़े जो नाइट के उसके होते हैं, उस तरह के ड्रेसेस अवार्ड शो में पहनने जाता है. मतलब ही इज लाइक वेरी, he has a very weird fashion sense, so that is something that he is known for. And again उसकी वजह क्या है कि he is standing out, कि वो कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल है. तो आप जब भी कोई ऑड बिहेवियर करते हैं या अपीयरेंस आपकी डिफरेंट होती है, इट डजंट हैव टू बी ऑड, इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, देन यू विल बी नोटिसेबल एंड यू स्टैंड आउट, एंड दैट इज व्हाट पॉप आउट. ठीक है, so this is it for this chapter. आगे की ये जो टर्म्स हैं, they're not again threshold, these are all the scientific जो उसकी टर्म्स हैं. threshold is जो आपको पता है कि हमारे ब्रेन को जितनी स्टिमुलेशन चाहिए होती है बिफोर इट विल फायर, जो न्यूरॉन की फायरिंग होती है. तो बिफोर वी डिटेक्ट समथिंग, बिफोर वी परसीव समथिंग, हमारे सेंसेस का एक थ्रेशोल्ड होता है. जैसे हमें पता है कि विजन में हमें लाइट की जो रेंज है वो हमें इंफ्रारेड नजर नहीं आ सकता, अल्ट्रा वायलेट नजर नहीं आ सकता, बिकॉज उनकी वेव लेंथ हमारे हमारे थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब हम उस हमारे थ्रेशोल्ड तक को पहुंचता नहीं है. सेंसरी अडेप्टेशन इज अगेन समथिंग विच इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जब एक सेंसरी स्टिमुलस कॉन्स्टेंटली होता रहता है तो फिर उसकी जो हमें परसीव होना बंद हो जाता है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने परफ्यूम स्प्रे किया है तो आफ्टर वाइल यू कांट स्मेल इट, आपकी वो फ्रेग्रेंस आपको नहीं आएगी. कोई नया पर्सन आपके साथ से गुजरेगा या आपसे मिलेगा तो उसको वो खुशबू जरूर आएगी, लेकिन आप ये खुद के लिए वो चीज खत्म हो जाती है, बिकॉज योर जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं उन्होंने उनकी ओवर स्टिमुलेशन हो गई है, वो कॉन्स्टेंटली फायर कर रहे थे, आपको खुशबू आई, बट नाउ एडेप्टेशन हो गई है, सो दे आर नॉट गोइंग टू स्मेल समथिंग न्यू और समथिंग प्लेजेंट और समथिंग डिफरेंट. And lastly, transduction is when the light energy is changed into neural messages. ठीक है, तो इस तरह से जो भी when one sensation it is changed into a neural message, वो आपका ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है. इसी तरह से बाकी के और टर्म्स भी हैं जो आपको मिलेंगे. मैं एक दफा फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को. वजह ये है कि like you were concerned कि it wasn't recorded earlier, so I'll just go through this once again जल्दी से. ठीक है, तो एक आपका ये वाला चैप्टर है, लेट मी सी आपको नजर आ रहा है. ओके, ठीक है, सो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर ये आपका उस पर मौजूद है ऑलरेडी. ये आप देख लीजिएगा. इसके जो टॉपिक्स हैं देर ऑल समथिंग दैट यू आर फेमिलियर विद. सीएनएस है, न्यूरॉन्स हैं, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड देन ब्रेन के एरियाज. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेन. सो फॉर ऑल ऑफ दीज यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस. जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं इसमें आप देखिए स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे फोकस करिएगा. किसका क्या पार्ट है, किसका क्या नाम है, किसका क्या काम है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. बिकॉज इस तरह से होंगे, लाइक आई सेड कि इनको मैं सिर्फ एमसीक्यूज में ही दूंगी, तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज देम फ्रॉम स्क्रैच के विदाउट एनी ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में ये नहीं आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे. सो यू विल हैव क्यूज टू रिमाइंड यू ऑफ इट. ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा लेक्चर है जो
सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन पे बेस्ड है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल राइट, तो ये वाली जो है, इसका जो शुरू का पार्ट है, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन, जो इसका साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट है। रेस्ट नीचे यहाँ से आप देखेंगे तो थ्रेशोल्ड ऑनवर्ड्स, सेंसरी अडेप्टेशन। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से सेंसरी अडेप्टेशन का, यहाँ से यू विल बी एबल टू, मतलब ये सारे बायोलॉजिकल हैं। ये तो डिफरेंट सेंसेस के बारे में इसके अंदर बताया गया है। पार्ट्स ऑफ द, जो उसके मेन पार्ट्स हैं वो चीजें इसमें हैं, उन फंक्शनैलिटी के बारे में है। तो जस्ट गो थ्रू दिस। कुछ चीजें शायद इसमें ऐसी हो जो आपको समझ ना आ रही हो, वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग मतलब गोइंग थ्रू द होल थिंग, बिकॉज यू मस्ट बी फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ स्टफ। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो, दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर एमसीक्यूज ओनली। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, बट मुझे आपने जो है थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, जस्ट गिव मी 5 minutes।